हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप you all are happy and healthy at your home in this challenging COVID-19 pandemic. I pray to God for your health, for your family's health. I hope you all are fine at home. Okay. So this is the first time we are meeting after your vacations due to COVID-19. Now this is the now your academic session has started. Okay, and this is our first lecture of physics. Fine, क्योंकि हम स्टडी को ऐसे escape तो कर नहीं सकते. ठीक है, fine. So we will meet like this on our every class. Okay, so let us start with a study. Let us start with a physics part today. देखिए, you all know me. I am Deepak Bansal, your physics teacher, है ना? So let us start the physics part. So I hope you all have seen the syllabus of your physics part, है ना? There are 5 chapters in total, and we will start with first chapter today. Okay. So before starting the first chapter, let me give you some examples. Okay. जैसे अभी देखिए, अभी समर है, आप अपने घर पे हैं, सब लोग बैठे हैं आप अच्छे से, एंड आराम से आपके ऊपर या तो फैन चल रहा है या कूलर चल रहा है या आप एसी में बैठे हैं, है ना? मान लीजिए अभी आप आराम से बैठे हैं अपने घर पे, ये ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, एंड समवन कम्स फ्रॉम द आउटसाइड एंड स्विच ऑफ द फैन और कूलर और एसी. What will you कैसा फील होगा आपका? What will you feel? How do you feel? कैसा लगेगा आपको? You will be angry on the person. क्यों? आप बोलोगे यार इतनी गर्मी है और आपने फैन एसी कूलर बंद कर दिया, है ना? है ना? एकदम में हवा चली गई जो ठंडी ठंडी आ रही थी. That is okay. But मेरा इस चीज़ को डिस्कस करने का रीज़न कुछ अलग है. मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो स्विच ऑफ करते ही ऐसा क्या हुआ कि जो फैन, जो कूलर, जो एसी चल रहा था वो एकदम में चलना बंद हो गया? वो जस्ट एक स्विच आपने प्रेस किया एंड द कूलर, एसी, फैन स्टॉप वर्किंग. व्हाट डिड जस्ट ए प्रेसिंग ऑफ स्विच डिड? एक स्विच प्रेस करने से ऐसा क्या हो गया? Did you ever think about it? स्विच ऑन किया, फिर से फैन चलने लग गया, फिर से कूलर चलने लग गया, एसी चलने लग गया. तो ऐसा इस स्विच में क्या है? ऐसा ये स्विच क्या कर रहा है कि ये जो आपके घर के सारे अप्लायंसेज हैं वो चल रहे हैं? जैसे फ्रिज ही है, आप फ्रिज का स्विच ऑन कर दो, चलने लग जाएगा, बंद कर दो, स्विच बंद कर दो, बंद हो जाए. ऐसे ही आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनमें सब में ऐसे ही हो रहा है. लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा है कि स्विच ऑन ऑफ होने से हो क्या रहा है ना? सोचा है? दिस वाज एग्जांपल नंबर फर्स्ट कि जो आपके ये एसी, फैन, कूलर ये काम कैसे कर रहे हैं भाई, इनमें एक्चुअली हो क्या रहा है. फाइन. सेकेंड एग्जांपल लेट अस टेक. देखिए, आप सभी वेल ड्रेस्ड होके स्कूल में आते थे, अपने ड्रेसेस को अच्छे से आयरन करते थे, सुंदर सुंदर बन के आते थे. तो वो आयरन कैसे काम करती थी? बस आप यही करते थे ना, आयरन को कनेक्ट किया, आयरन के प्लग को कनेक्ट किया और आपने स्विच ऑन किया. तो आपने ऑब्जर्व किया कि वो धीरे धीरे आयरन जो थी आपकी वो क्या हो जाती थी? हीटेड. धीरे 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 जो आपकी आयरन थी वो क्या हो जाती थी? गर्म हो जाती थी. देखिए, फैन के साथ क्या हुआ था? आपने स्विच ऑन किया तो फैन चलने लग गया, कूलर चलने लग गया. लेकिन आयरन के साथ क्या हो रहा है? वो चल नहीं रही, वो क्या होती जा रही है? गर्म. वो हीट होती जा रही. सेम थिंग इज विद योर रोड. जैसे आप पानी गर्म करते हैं तो उसमें क्या डाल देते हैं? कई बार इलेक्ट्रिक रोड डाल देते हैं और स्विच ऑन कर देते हैं. तो वो धीरे धीरे आपका पानी क्या हो जाता है? गर्म, है ना? वो
पानी गर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी रोड क्या होती जा रही है, धीरे धीरे गर्म होती जा रही है, गर्म होती जा रही है ना? क्या कभी आपने सोचा कि ये स्विच ऑन करने से ऐसा क्या हुआ कि ये चीज़ें गर्म होती जा रही है? देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स जिसमें आप स्विच ऑन करते हैं तो आपके अप्लाइंसेज क्या हो जाते हैं, हीटेड हो जाते हैं. देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स, जैसे आपकी रोड है, आपकी इलेक्ट्रिकल टोस्टर है, आयरन का एग्जाम्पल मैंने दिया. तो कभी आपने सोचा है इस बारे में कि वाई डज दीज थिंग्स हैपन, कि वाई द इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक रोड gets heated when you switch the plug on? ऐसा क्यों होता है? हाँ, सोचा है? तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक थोड़ा बहुत इंट्यूशन तो होगा ही कि ये सब कुछ किसकी वजह से होता है भाई. आप कहेंगे किसकी वजह से हो रहा है? ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है. यू ऑल हैव दिस सिंपल आंसर ऑफ बोथ दिस क्वेश्चंस कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाती है, जैसे स्विच ऑफ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है. ऐसा ही आंसर आपका इसके लिए होगा कि स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी आई, उसकी वजह से इनमें हीटिंग इफेक्ट आया होगा. यू ऑल हैव दैट दिस सिंपल आंसर. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस इज द चैप्टर of your name. Sorry, this is the name of your chapter, electricity. This is your chapter number 1. We are going to study this chapter, electricity, जिसको आप बहुत ही ज़्यादा बार डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिसके बिना आज के टाइम में रहना ही इम्पॉसिबल है. आप कुछ भी कर रहे हैं, यू आर वर्किंग ऑन अ लैपटॉप, यू आर स्लीपिंग अंडर ए फैन, कुछ मतलब कितने ढेरों एग्जाम्पल हैं. ठीक है, सारे सिस्टम, पूरा सिस्टम काम कर रहा है. अभी मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो इसमें भी फ़ोन में चार्जिंग की ज़रूरत है. फ़ोन चार्जिंग होता है चार्जर से. यू नीड एन इलेक्ट्रिसिटी, है ना? पानी गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कांट इवन अज्यूम, वी कांट इवन इमेजिन आवर वर्ल्ड. मान लीजिए इस संसार से आप इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म कर दें, क्या रह पाएंगे आप? नहीं. इलेक्ट्रिसिटी हमारी नेसेसिटी बन गई है. सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. इसके बारे में पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है ना? गर्मी में कूलर, फैन, एसी के बिना कौन रह सकता है? सर्दी में आप हीटर लगाते हैं, उसके बिना कौन रह सकता है? एंड ऑल दीज अप्लायंसेस आर वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी, है ना? पानी एक जगह से ऊपर आप भेज देते हैं बाई मोटर, वो मोटर किस पे काम करती है? इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है. तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द नीड ऑफ द जनरेशन. हम इसके बिना रह ही नहीं सकते. तो दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की जगह आप ये, आपके दिमाग में एक और आंसर आया होगा इसकी जगह, इलेक्ट्रिसिटी की जगह, कि भाई वो स्विच ऑन स्विच ऑफ करने से क्या हो जाता है? या तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, या फिर आप क्या कहते हैं, क्या गया, क्या आ गया? करंट, है ना? या तो आप कहते हैं कि भाई आपने स्विच ऑन किया तो करंट चलना स्टार्ट हो गया, या आप कहते हैं स्विच ऑफ करते ही करंट चलना बंद हो गया. यो सेकंड, कईयों ने ये आंसर दिया होगा इन क्वेश्चंस का कि करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग व्हेन यू स्विच ऑन एंड करंट स्टॉप फ्लोइंग व्हेन यू स्विच ऑफ. एम आई राइट? है ना? तो करंट और इलेक्ट्रिसिटी लगभग सेम सी ही बात है. हम इलेक्ट्रिसिटी का मतलब करंट ही लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी मीन्स करंट. इलेक्ट्रिसिटी आ गई इसका मतलब करंट आ गया, है ना? तो वी विल स्टडी अबाउट करंट इन दिस चैप्टर. यू कैन से फाइन कि करंट होता क्या है एक्चुअली. ठीक है, जैसे आप कहते हैं करंट चल रहा है ना? तो वो करंट का चलना है क्या, वो चल क्यों रहा है, वो चलता कैसे है. ठीक है, इन सब बातों के बारे में पढ़ेंगे. वो जब करंट चलता है तो चीज़ों को गर्म कैसे कर देता है ना? इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले. आपके घर में आपने देखा होगा हर 2 मंथ्स पे या 1 मंथ की साइकिल पे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है. कुछ ऐसे एक पेपर होता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखा आता है कि आपने इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की,
उसके इतने रेट थे, उसका इतना बिल आया, ये सब आपने देखा है ना। 9th क्लास में भी आपने उसके बारे में पढ़ा है, तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि आपके जो बिजली का बिल है वो आता कैसे, है ना भाई। जितनी ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो उतना बिल आता है ना। तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में थोरोली डिस्कस करने वाले हैं, है ना। फाइन। तो देखिए, बिफोर कमिंग टू दिस करंट, इस करंट को पढ़ने से पहले हम करंट से भी कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ेगी करंट को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा आपके केमिस्ट्री वाले पार्ट में लेके जा रहा हूँ, थोड़ा पीछे लेके जा रहा हूँ, विच इज़ वेरी बेसिक टू करंट, एंड दैट थिंग इज योर एटम। एटम के बारे में आपने सबने पढ़ा, एटॉमिक मॉडल आपने सबने पढ़े। तो मैं एक थोड़ा सा रिकैप करना चाह रहा हूँ एटम का, ठीक है, क्योंकि उससे ही बहुत ही बेसिक चीज़ें आएंगी जो हमें करंट पढ़ने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। फाइन, ओके, सो लेट अस स्टार्ट। देखिए आपको सबको पता है कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। हर मैटर एटम से मिलके बना है। और ये एटम कैसे मिलके बने हैं? इन एटम्स में क्या होता है आपको पता है। इस एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, जिस न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, दे आर न्यूट्रल। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, है ना। ये सब चीजें आपने पढ़ी है। आपको ये भी पता है कि जितना ये नेगेटिव चार्ज होता है या जितने ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने नंबर इलेक्ट्रॉन के होते हैं उतने ही नंबर प्रोटॉन के होते हैं। Ne, number of electrons, is always equal to Np, number of protons. You all know this. That is why a atom is always electrically neutral, है ना। जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यू ऑल नो दिस। मैं आपको एटम के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें इस चार्ज की जरूरत है। हमें इस चार्ज के बारे में पढ़ना है कि चार्ज क्या होता है भाई। जो मैं कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है। हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, विच विल बी हेल्पफुल इन अ करंट, ठीक है। तो हम थोड़ा चार्ज के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज दिस चार्ज, हाउ डज इट बिहेव, व्हाट इज इट्स प्रॉपर्टीज। ओके फाइन, ठीक है। तो देखते हैं चार्ज। थोड़ा बहुत आपको पहले से पता होगा चार्ज के बारे में, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जिसकी आपको पता है कि आपको पता है कि नेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं। अगर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है, it mean you have two negative charges. What they will do, they will repel, you know it, कि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करता है, रिपेल। ऐसे ही मान लीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करते हैं वो आपस में, वो भी क्या करते हैं, रिपेल। जैसे सेम चार्ज होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, देन दे रिपेल ईच अदर। एंड इफ यू हैव अनलाइक चार्जेस, पॉजिटिव एंड negative, then they attract each other, है ना। You all know this. This is very basic to charges. This is a very basic property of charge. You can say कि like charges in this situation the charges are like मतलब एक जैसे चार्ज है। तो like चार्ज क्या करते हैं, repel, but unlike charges like this, these two are unlike charges, they attract each other. This is the property number 1 of charges. Okay, you all know this basic property. We are going to study some
मोर प्रॉपर्टीज। ठीक है, चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जो अभी तक शायद आपने नहीं पढ़ी। ठीक है, वो देखिए। देखिए क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ घूम रहे हैं ना, जो ये नेगेटिव चार्ज इसके चारों तरफ घूम रहा है, इनको हम इस एटम से बाहर भी निकाल सकते हैं। इन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को वी कैन रिमूव फ्रॉम दिस एटम। इनको हम बाहर निकाल सकते हैं। कैसे बाहर निकाल सकते हैं? देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स आप ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ घूम क्यों रहे हैं। वो इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज ने इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या किया हुआ है, एक तरह से पकड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे आप 9th क्लास में आपने पढ़ा था, आप एक रोप में एक स्टोन बांधते थे और उसको ऐसे ऐसे घुमाते थे। 9th क्लास में याद है, पढ़ा था इसके बारे में। अब आप याद कीजिए, वो स्टोन ऐसे सर्कुलर मोशन में क्यों घूमता था? क्योंकि उस स्टोन को आपने अपने हाथ से पकड़ा हुआ है थ्रू द रोप, है ना। ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। वो घूम इसलिए रहा है क्योंकि आपका हाथ का फोर्स उस पर लग रहा है, आपके हाथ ने उसको पकड़ा हुआ है। मान लीजिए कोई बाहर से उतना ही फोर्स उस स्टोन पे लगा दे, जैसे आप ऐसे घुमा रहे हैं, वो स्टोन घूम रहा है क्योंकि आपने पकड़ा हुआ है। कोई बाहर से उस स्टोन को बाहर की तरफ खींच ले, उतने ही फोर्स से या उससे ज्यादा फोर्स से, जिस फोर्स से आपने उसको पकड़ा हुआ है, तो क्या होगा? वो पत्थर ऐसे ही घूमता रहेगा या बाहर चला जाएगा टूट के? अगर आप ऐसे पत्थर को घुमा रहे हैं और कोई बाहर से उस पत्थर को खींच ले आपसे भी ज्यादा फोर्स से, तो वो पत्थर घूमना बंद कर देगा और आपके हाथ से छूट जाएगा, है ना। सेम थिंग अप्लाइज हियर। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस ने इनको एक तरह से पकड़ा हुआ है। अगर आप बाहर से कोई फोर्स लगा दे, अगर आप बाहर से इसको इतनी एनर्जी दे दें जो एनर्जी इस एनर्जी से ज़्यादा हो, भाई इस पॉजिटिव चार्ज ने इनको किसी फोर्स से पकड़ा हुआ है, मतलब एनर्जी लगा के तो पकड़ा हुआ है। तो अगर आप बाहर से उससे भी ज़्यादा एनर्जी दे दें तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे? एटम से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, अब सुनिए, अगर ये बाहर चले गए, पहले ये एटम में थे, अब एटम से बाहर चले गए, तो एटम के साथ क्या हुआ वो हमें देखना है। पहले जितने इसमें इलेक्ट्रॉन थे उतने ही इसमें क्या थे? प्रोटॉन थे। लेट अस से इसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो प्रोटॉन भी कितने थे भाई? 5। जितना नेगेटिव चार्ज था उतना ही पॉजिटिव चार्ज था। आपको चार्ज पता है इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? कितनी वैल्यू होती है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की? बोलिए। -1.6 into 10⁻⁻19 and the unit of charge is coulomb. We write the coulomb with the symbol C. C means coulomb. Coulomb is the name of a scientist. Fine. उसके नाम पे ही हमने चार्ज की यूनिट लिखी है coulomb. कैपिटल C आपको पता है, ये पहले ही जब भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे होती है we write it as capital. ओके, तो दिस C is capital not smaller. ठीक है, तो जितना नेगेटिव चार्ज है इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, उतना ही क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो पहले ऐसी सिचुएशन थी, लेकिन अब क्या हुआ वो सोचिए। अब क्या हुआ? अब आपने एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाल दिया, तो क्या सिचुएशन हुई कि इलेक्ट्रॉन्स तो 4 रह गए, जो Ne थे वो कितने हो गए? 4। लेकिन Np जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे उन पे कोई फर्क पड़ा? उन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, वो तो कितने ही है?
5 ही है। तो क्या हुआ, पहले जितना नेगेटिव चार्ज था उतना ही पॉजिटिव था, लेकिन अब क्या हुआ, अब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज कम है। यही तो हुआ भाई, आपके इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज उतना ही है। तो अब क्या ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है? नहीं, अब ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है। तो क्या है, तो अब इस पे कैसा चार्ज आ गया, अब इस पे कैसा चार्ज आ गया, एक नेट पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन्स इससे बाहर चले गए तो इस पे कैसा चार्ज आ गया, एक नेट पॉजिटिव चार्ज, है ना? समझ रहे हैं ये बात? तो अब आपका एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ना होके पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया है। ओके, अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? इसका आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप किसी मटेरियल को इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। मान लीजिए आपने इस एटम को, इस मटेरियल को चार्ज दिया होता, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए होते, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाता? तो अब इसके साथ क्या होता, इलेक्ट्रॉन तो हो जाते 6, लेकिन प्रोटॉन कितने रहते? 5। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज से क्या हो जाता? ज़्यादा। तो इस पे कैसा चार्ज आ जाता? नेगेटिव चार्ज। तो आप एक एटम को पॉजिटिवली चार्ज भी कर सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी कर सकते हैं, बाय गिविंग और रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर आप इलेक्ट्रॉन्स उसमें डाल देंगे तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। ओके, ये बात आप समझ रहे हैं? ठीक है, इस चीज का हमें यूज करना है। देखिए, अब आप खुद सोचिए, आप इसमें से मान लो एक कोई भी केस ले रहे हैं, या तो आप रिमूव कर रहे हैं या फिर आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हैं। मैं एक केस ले लेता हूं कोई भी, ठीक है? लेट अस से मैं केस ले रहा हूं, आप इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे हैं, साथ साथ मान लीजिए हम दूसरा भी लिख लेते हैं यहाँ पे कि आप इलेक्ट्रॉन्स इसमें इम्पार्ट कर रहे हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, ठीक है? तो आप मुझे बताइए, आप इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? सबसे कम कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं? टेल मी एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच यू कैन रिमूव फ्रॉम दिस एटम। सबसे कम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? सोचिए, कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। सबसे कम आप इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? ऐसा तो है नहीं भाई, आप इसमें से हाफ इलेक्ट्रॉन निकाल लें, या 1/4 इलेक्ट्रॉन निकाल ले, 1/8 इलेक्ट्रॉन निकाल ले। कोई फ्रैक्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो निकाल नहीं सकते, है ना? पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। आई एम राइट? सही हूं मैं? या तो आप 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, बीच का तो निकाल नहीं सकते कि 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। ऐसा नहीं कर सकते ना कि आप इसके बीच में 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर क्या कर सकते हैं आप? 3 इलेक्ट्रॉन्स यू कैन रिमूव फ्रॉम दिस एटम। 2.5 इलेक्ट्रॉन तो निकाल नहीं सकते, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। कोई भी इसके बीच का जो नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन आप नहीं निकाल सकते, एंड सो ऑन। आप इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स यू कैन रिमूव फ्रॉम दिस एटम, एंड सो ऑन। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 निकाल सकते हैं। मान लो किसी में बहुत से इलेक्ट्रॉन है तो आप ऐसे निकालेंगे ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे निकाल सकते हैं। इफ आई जनरलाइज दिस, तो आप कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं? 1 2 3 4 5। आई कैन जनरलाइज दिस बाय राइटिंग n electrons, where n is a positive integer, है ना? This n must be an integer। ये n इंटीजर ही होगा हमेशा, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, हाफ नंबर, क्वार्टर, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। दिस n must be an positive integer in this case। तो आप हमेशा ne इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। n स्टैंड्स फॉर any
इंटीजर। ओके फाइन। ऐसे ही अगर आपको मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन्स इम्पार्ट करने हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन आप इसमें डाल सकते हैं सिमिलरली, या तो एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे भाई, आधा इलेक्ट्रॉन तो डाल नहीं सकते, या दो डालेंगे, या तीन डालेंगे, या चार डालेंगे, एंड सो ऑन। कितने ही डाल सकते हैं, एन ई इलेक्ट्रॉन ही डाल सकते हैं, वेयर एन अगेन स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव इंटीजर। ये समझ में आ रही है बात कि आप इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें डाल सकते हैं और इंटीजर नंबर ही आप इससे निकाल सकते हैं। फाइन ओके। अब मान लीजिए आपने इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया या आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। मान लीजिए ये केस ले रहे हैं हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया इसमें से, तो आप मुझे बताइए इस पे कितना चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो कितना चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो इसमें प्रोटॉन का नंबर एक से ज़्यादा होगा, एक प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा, तो चार प्रोटॉन और चार इलेक्ट्रॉन वो तो कैंसिल हो जाएंगे, बचा एक प्रोटॉन का चार्ज। तो जितना एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है उतना चार्ज इस एटम पे आ जाएगा। और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जितना ही, लेकिन पॉजिटिव। तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव ई, या कह सकते हैं पॉजिटिव पी, दोनों सेम ही बात है। एक प्रोटॉन पे जितना चार्ज है, मैं लिख देता हूं एक प्रोटॉन जितना, उतना चार्ज आ जाएगा इस पे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर हो सकता है, इसलिए आप ये क्या लिख सकते हैं कि पॉजिटिव पी या पॉजिटिव ई, कि चाहे प्रोटॉन का चार्ज ले लो चाहे इलेक्ट्रॉन का, उतना चार्ज आ जाएगा लेकिन पॉजिटिव। ऐसे ही मान लो आपने दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो कितना चार्ज आएगा भाई, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो एन कितने हो गए, तीन। अब जो तीन इलेक्ट्रॉन हैं वो तीन प्रोटॉन को कैंसिल कर देंगे, बचे कितने प्रोटॉन, दो। तो अब कितना चार्ज हो जाएगा एटम पे, जितना दो प्रोटॉन में है ना। तो अब कितना चार्ज हो जाएगा, दो प्रोटॉन जितना, या फिर इस आपको क्या लिख सकते हैं, इसको आप प्लस टू ई, कि दो इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसका पॉजिटिव। समझ रहे हैं ये बात। ऐसे ही आप अगर तीन इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 3p, या फिर प्लस 3e, है ना। ऐसे ही अगर आप चलते रहे, चार निकाले, पांच निकाले, n इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो इस एनालॉजी में अगर आप चलते रहे तो कितना चार्ज आ जाएगा एटम पे, या तो np या फिर पॉजिटिव ne, है ना, कि ne इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज आ जाएगा लेकिन पॉजिटिव। ये बात समझ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं किसी भी एक एटम में, तो क्या होगा, मान लीजिए आप पहले 5 प्रोटॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे, आपने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे बताइए इस पे नेगेटिव चार्ज तो आ गया, लेकिन कितना, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को तो कैंसिल कर रहे हैं, बचा कितना इसमें से, एक इलेक्ट्रॉन। तो जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना चार्ज इस एटम पे आ जाएगा। तो कितना चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन जितना ही, जो मैंने लिखा हुआ है। और कैसा, नेगेटिव का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज ही होता है, लेकिन अगर आप उसकी वैल्यू सिंपल 1.6 लेके चल रहे हैं, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, एक साइन नेगेटिव, सिंपली, ठीक है, कि नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज, इतना आ जाएगा। मान लीजिए आपने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो क्या होगा, सेम अप्रोच लगाइए जो आपने पहले लगाई थी, तो कितना चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे, बचेंगे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज आ जाएगा इतना चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली इफ यू इम्पार्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज आ जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही आप डालेंगे इस एटम पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। और फाइनली अगर आपने Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए तो कितना चार्ज आ जाएगा, -Ne जितना चार्ज आ जाएगा। समझ रहे हैं ये बात। तो इनसे आपने देखा कि या तो चार्ज पॉजिटिव Ne हो सकता है किसी भी मटेरियल पे, या फिर
नेगेटिव Ne, वेयर n इज एन इंटीजर। या तो चार्ज पॉजिटिव Ne होगा या नेगेटिव Ne होगा, और कोई चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो मैं लिखूं इसको तो मैं ये लिख सकता हूं जो भी कोई चार्ज होगा वो या तो Ne के बराबर होगा अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, या फिर वो नेगेटिव Ne के बराबर होगा अगर आपने इलेक्ट्रॉन डाले हैं, और कोई चार्ज इस यूनिवर्स में पॉसिबल नहीं है 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से। ठीक है, तो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज की अगर वैल्यू है तो या तो वो पॉजिटिव Ne है या नेगेटिव Ne। मैं इसको दोनों को मिला के ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्लस माइनस Ne, कि दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज प्रेजेंट एनीवेयर। एंड दिस इक्वेशन कि चार्ज इस E का एक इंटीग्रल मल्टीपल है। देखिए आप इसको अदर लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं, 1E चार्ज, 2E चार्ज, 3E चार्ज, 4E चार्ज, तो E तो सब में ही आ रहा है, E जितना चार्ज तो सब में ही आ रहा है। बस अगर आप चार्ज को बढ़ा रहे हैं तो वो किस स्टेप पे बढ़ रहा है, इंटीजर वैल्यू के स्टेप्स में बढ़ रहा है, 1E, 2E, 3E। E तो सब में है, एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज तो सब में है, लेकिन वो उसके इंटीग्रल मल्टीपल के टाइम्स में बढ़ता जा रहा है। मतलब ऐसे हो सकता है, अगर मैं आपको कहूं एक इलेक्ट्रॉन पे लेट अस से 1 यूनिट चार्ज है, तो 1 यूनिट चार्ज हो सकता है, 2 यूनिट चार्ज हो सकता है, 3 यूनिट चार्ज हो सकता है, 4 यूनिट हो सकता है। बीच का चार्ज पॉसिबल नहीं है, 1.5 यूनिट चार्ज नहीं हो सकता, 2.5 यूनिट चार्ज, 2.5 यूनिट चार्ज नहीं हो सकता। चार्ज कैन हैव ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज, 1E, 2E, 3E, 4E। ठीक है, इट हैज सम डिस्क्रीट वैल्यूज। देखिए जैसे आपने नंबर लाइन पढ़ी है, ये नंबर लाइन है आपकी, इस पे इनफाइनाइट नंबर होते हैं, लेट अस से दिस इज 1, दिस इज 2, लेकिन इस 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है या बीच में, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। ये नंबर लाइन एक कंटिन्यूअस नंबर लाइन है कि यहाँ पे हर नंबर प्रेजेंट है, लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं है। चार्ज या तो 1 यूनिट होगा या फिर 2 यूनिट होगा, इसके बीच का नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे चार्ज कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं रखता, जैसे नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पे सारे वैल्यूज होते हैं, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, के बीच में कहीं गैप नहीं है। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं है, चार्ज की वैल्यू कुछ गैप के साथ है, कुछ फिक्स्ड वैल्यूज है, इनको बोलते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज। डिस्क्रीट वैल्यूज, अगर कोई चीज कंटिन्यूअस नहीं है तो वो कैसी है, डिस्क्रीट। इट हैज सम स्पेसिफिक वैल्यूज, कि 1 और 2 के बीच में भाई गैप है। ठीक है, तो जो चार्ज की वैल्यू है ना वो इतनी हो सकती है, फिक्स्ड है। डिस्क्रीट वैल्यू जो हो सकती है वो कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं है। एंड दिस थिंग एंड दिस इक्वेशन, और यू कैन से दिस लॉ, कि चार्ज, यहां पे लिख रहा हूं मैं कि चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक चार्ज, और वो बेसिक चार्ज कौन सा है, दैट इज, कौन सा बेसिक चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक चार्ज, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड दिस रूल इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एंड दिस रूल इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि चार्ज का डिस्क्रीट वैल्यूज रखना कहलाता है कि चार्ज क्वांटाइज्ड है,
या तो आप ये कह सकते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, और यू कैन से दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फाइन। जैसे लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बाय एन एग्जांपल, बाय ए वेरी सिंपल एग्जांपल। लेट मी रिमूव दिस, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल से इसको समझते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि क्या कहीं पे ये चार्ज पॉसिबल है, इज दिस चार्ज पॉसिबल? तो आप कैसे देखेंगे इस बात को कि ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं? तो आप देखेंगे ये रूल लगा के, आप कहेंगे अगर कोई चार्ज है तो उसकी वैल्यू Ne हो सकती है, वेयर n इज एन इंटीजर, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर इस चार्ज में ये इक्वेशन पुट करने पे n की वैल्यू इंटीजर ना आए तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, और अगर उस चार्ज पे ये इक्वेशन लगाने पे n इंटीजर आ जाए तो वो चार्ज पॉसिबल हो सकता है। बस ये चेक करना है कि इज दिस इक्वेशन सेटिस्फाइड और नॉट। इफ दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, दिस चार्ज इज पॉसिबल, and if this is not satisfied, this charge is not possible. So let us use this equation there. Okay, so let us put this equation, this charge equal to Ne, और E पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19। E की जगह मैंने इतना लिख दिया, तो यहाँ से आपके n की वैल्यू क्या आ गई 4.8 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। 10⁻19 cancel out, 4.8 divided by 1.6 and n comes out to be 3. So n is an integer here. What does it signify? It signifies that this charge is possible. ये चार्ज पॉसिबल है। पहली बात तो ये चार्ज पॉसिबल है। इफ आई ऐड इन दिस क्वेश्चन, ये चार्ज पॉसिबल तो है, लेकिन ये चार्ज बनाने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिएंगे? अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये चीज ऐड करूं कि इस चार्ज को बनाने में आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिएंगे, तो आप क्या कहेंगे? कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे एटम से, पहली बात तो पॉजिटिव चार्ज आएगा कब? जब आप इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे? 3। अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए तो उस एटम पे कितना चार्ज आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻19। लेट अस टेक एन एग्जांपल विथ वेयर चार्ज इज नॉट पॉसिबल। मान लीजिए हम ये चार्ज लिख देते हैं 5.0 इंटू 10⁻19 कूलम। मान ले मैंने ये चार्ज दे दिया कहीं, और आपसे पूछ लिया जाए इज दिस चार्ज पॉसिबल, तो आप सेम ये इक्वेशन लगाएंगे। क्या लिखेंगे? 5.0 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू Ne। E की वैल्यू लिखेंगे आप 1.6 इंटू 10⁻19 एंड यू विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ एन एयर। तो 5 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻19, दिस विल कैंसिल आउट। यू विल डिवाइड 5 बाई 1.6। तो क्या यहाँ पे इंटीजर आएगा n की वैल्यू? n इज नॉट इंटीजर हेयर। तो अगर n यहाँ पे इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये चार्ज भी पॉसिबल नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? इफ n comes out to be integer, then the charge is possible, and if n is not an integer, the charge won't be possible. Fine? Okay, समझ गए? अब you have a question for your practice. आपको बताना है कि क्या 1 कूलम चार्ज इज पॉसिबल? 1 कूलम चार्ज इज पॉसिबल। पहली बात तो आपको ये बताना है कि क्या 1 कूलम का चार्ज पॉसिबल है, यस और नो। यू विल यूज दिस इक्वेशन, और पहले तो आप ये चेक करेंगे कि क्या 1 कूलम का चार्ज पॉसिबल है या नहीं। एंड इफ योर आंसर कम्स आउट टू बी यस, तो आपको बताना है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज।
देन यू विल फाइंड आउट दिस आंसर। कि जैसे आपने यहाँ पे किया, देखिए पहले आपने ये देखा कि ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं, तो आपका आंसर आया था यस, दिस चार्ज इज पॉसिबल। फिर मैंने ये पूछा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इस चार्ज को बनाते हैं, तो आपका आंसर था n इज इक्वल टू 3। जो n की वैल्यू आती है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इस चार्ज को बनाते हैं। तो ये ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। बस मैंने चार्ज की वैल्यू क्या लिख दी, 1 कूलम। समझ रहे हैं? तो इस क्वेश्चन को आप कीजिए, आपकी बुक पढ़िए, आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये चीज़ नहीं है। अगर आप कोई रेफरेंस बुक यूज करेंगे तो उसमें आपको डेफिनेटली ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ओके, सो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।